हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट लर्नर। मैं अंकित और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स की जो हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम आज जानेंगे मीनिंग क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और थर्ड है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और फोर्थ है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वायरमेंट चेंज के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस किसे कहते हैं। अ बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोक्यूरिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग इकोनॉमिक रिटर्न्स। तो बिजनेस जो है वो एक टाइप की एक्टिविटी है जो डायरेक्टेड है प्रोक्योर करने पे और एक्वायर करने पे वेल्थ को। और बिजनेस एक्टिविटीज़ में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो, किस अर्न करने के लिए इकोनॉमिक रिटर्न्स। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला है इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला तो है प्रोडक्शन और सेल करना गुड्स और सर्विसेज को। सेकंड है इट रिक्वायर्स अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी होना चाहिए। अब थर्ड है इट एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट्स। कोई भी बिजनेस क्यों करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो तीसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस की आती है वो आती है अर्निंग प्रॉफिट। अब फोर्थ बात करते हैं इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन द इन्वायरमेंट। इसका मतलब जो मार्केट है वो सब्जेक्टेड है रिस्क से, अनसर्टेनिटी फैक्टर से जो ऑपरेट होते रहते हैं इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट अ बिजनेस। ये वो सारे के सारे कंडीशन से, इवेंट से, इन्फ्लुएंस है जो सराउंड करते हैं और अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के जैसे मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि दो टाइप के होते हैं। तो ये हैं इंटरनल फैक्टर पहले जो कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर आते हैं वो लिखे हुए हैं वैल्यू सिस्टम। कैसा वैल्यू सिस्टम है, विज़न, मिशन और एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्री के, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसी है, और एक है फिजिकल रिसोर्सेज कैसी हैं, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ कितनी है। अब इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वैल्यू सिस्टम में सारे के सारे वो कंपोनेंट्स आते हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क होता है जो जिसे वो फॉलो करते हैं। जैसे कल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वर्क प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी हैं। द एम्प्लॉयज शुड परफॉर्म द एक्टिविटीज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ दिस फ्रेमवर्क। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक फ्रेमवर्क दे रखा था, उन्हीं में ये एक्टिविटीज़ लिखी होती है और उन्हें यही परफॉर्म करनी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विज़न कैसा है, मिशन कैसा है और ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। तो द कंपनी विजन मिशन डिस्क्राइब्स इट्स फ्यूचर पोजीशन, mission defines the company's business and the reason for its existence, and objective simplifies the ultimate aim of the company and the ways to reach those ends। जो कंपनी का विज़न होता है वो डिस्क्राइब करता है कि उसकी फ्यूचर में पोजीशन कैसे होने वाली है, क्या कंपनी कहाँ पहुंचने वाली है फ्यूचर में, ये उसका विज़न स्टेटमेंट डिसाइड करता है। अब बात आती है मिशन की, तो मिशन डिफाइन करता है कि बिजनेस करने का क्या रीज़न है, जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका क्या रीज़न है, वाई कंपनी डूइंग सच बिजनेस। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, मतलब अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव इम्प्लीफाई करते हैं अल्टीमेट एम क्या है कंपनी का, और वो कैसे उस एंड पे पहुंचने वाली है, एम अपना अचीव करने वाली है।
अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ये तीसरा फैक्टर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द वे इन विच एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू रीच द अल्टीमेट गोल। स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे रीच करेगी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल पे। दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड द डेलीगेशन ऑफ द टास्क, कोऑर्डिनेशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेवल ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन एंड सुपरविजन। इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे डेलीगेशन ऑफ द टास्क, किस किस को डेलीगेट करना है, कौन सा टास्क किसको देना है, कोऑर्डिनेशन कैसा है टीम में, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉम्पोजिशन कैसा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और लेवल ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, यानी कि किस कौन सा काम कौन से लेवल के व्यक्ति से कराया जाए, और सुपरविज़न। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कल्चर और अदरवाइज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर को ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बोलते हैं। ये रेफर करता है वैल्यूज़, बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट असरटेन्स द वे इन विच एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेट एंड मैनेज द एक्सटर्नल अफेयर्स। ये वैल्यूज़, बिलीव्स और बिहेवियर कैसा ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करने के लिए जब एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स एक वैल्यूएबल एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी या फेलियर फेस करेगी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। फिजिकल रेफर्स टू द टेंजिबल एसेट। फिजिकल रिसोर्सेज टेंजिबल एसेट होती हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन असर्टेनिंग द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ में। फर्दर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ इम्प्लाई द टेक्निकल नो हाउ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ये इम्प्लाई करती हैं कि कितना टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है और कितना जानती है और कैसे इस्तेमाल कर रही है टेक्नोलॉजी का। अभी तक हमने पढ़े इंटरनल फैक्टर्स, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स को अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलेबल बिल्कुल नहीं होते। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस में भी डिवाइडेड इनटू टू। अब इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, पहला है मैक्रो फैक्टर और दूसरा आता है माइक्रो। पहले मैक्रो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स विच ऑपरेट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में घट रहे होते हैं और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स वो होते हैं, आप सबको पता ही होगा, डेमोग्राफिक्स वो होती है जैसे जिसमें जो ऑडियंस होती है, आपके जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको डिवाइड किया गया होता है एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। तो ये सारे के सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, दूसरा आता है। तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ नहीं आ जाती हैं, कोई चेंज हो जाता है, तो ये सारे के सारे उसमें आ जाती हैं, ये फैक्टर भी अनकंट्रोलेबल है। अब तीसरा आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमी कैसी चल रही है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब चौथा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बिजनेस में, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनकंट्रोलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, वो है सोशियो कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर, अब कल्चर है किसी का, सोशियो कल्चर, तो कल्चर भी आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोकेशन के बाद, जैसे बात इंडिया की करें तो इंडिया में तो हर 50 किलोमीटर बाद चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाने चेंज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है कंज्यूमर का, तो ये उसमें आ गया सोशियो कल्चर फैक्टर्स। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर्स। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नाम से ही है, इन्वायरमेंट में कुछ हो जाए, नेचर में कुछ हो जाए, जैसे कोई
अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भारी बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी अनकंट्रोलेबल है बिल्कुल। अब बात करते हैं माइक्रो फैक्टर्स की। माइक्रो मतलब छोटा। अब ये छोटे फैक्टर्स हैं, मतलब हैं तो ये भी एक्सटर्नली, लेकिन ये छोटे हैं। फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। वहाँ पे तो बात करी थी मैक्रो में कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, और ये पहले से ही प्रेजेंट होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में। पहला है पब्लिक एंड मीडिया। पब्लिक कैसी है, मीडिया कैसी है, ये सब हो गया। अब बात करते हैं कस्टमर की। कस्टमर पहले से प्रेजेंट है, उसका अलग रोल है, मतलब जैसे कुछ लेना है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपसे। अब बात करते हैं इन्वेस्टर हो गए और शेयर होल्डर। ये तो कंपनी का ही पार्ट है। इन्वेस्टर जिन लोगों ने आप की ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, एंजल इन्वेस्टर हो गए। शेयर होल्डर वो होते हैं जो जिन्होंने शेयर परचेस कर रखा होता है, यानी कुछ हिस्सा कंपनी का परचेस कर रखा होता है, तो ये पहले से प्रेजेंट है। कॉम्पिटिटर्स हो गए। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कॉम्पिटिटर्स तो होगा ही होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब तक कि बिजनेस मोनोपोली ना हो। अब नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके, वर्क कल्चर उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा, और उसकी परफॉर्मेंस कंपनी के सक्सेस और फेलियर पर निर्भर करती है। तो ये सब थे। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस के। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।